9 रिकैप्स में आपका स्वागत है। सिनेमा की दुनिया में ऐसा अनुभव करें जैसा पहले कभी नहीं किया। 9 रिकैप्स पर हम आपके लिए लाते हैं तेज और स्पॉइलर फ्रेंडली मूवी रिकैप्स, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानियों का ये सफर शुरू करें। जी हाँ, एक मास्टर पिकलॉक और सेफ हैकर है जो चोरी करता है और जीविका के लिए कलाकृतियों का व्यापार करता है। वो अपने काम में इतना अच्छा है कि वो बना हुआ है। वह सैकड़ों चोरियां कर चुका है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया, या यहाँ तक कि उस पर संदेह भी नहीं किया गया। फिल्म की शुरुआत में हम उसे उसके एक मिशन पर देखते हैं। वो एक अत्यधिक सुरक्षित कार्यालय की इमारत में घुसकर बहुत सारा पैसा मूल्य की एक कलाकृति चुरा रहा है। तिजोरी जटिल है और उसे खोलना मुश्किल है। घुसने की कोशिश करता है लेकिन जिहाद के लिए नहीं। वह 1 मिनट में इसे अनलॉक करने में सफल हो जाता है और सफलतापूर्वक आर्टिफैक्ट चुरा लेता है। वो गार्डों को भी चकमा देने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह खतरे से बाहर होता है तो वो गलती से महंगी आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। जीहू द्वारा झेली गई सारी परेशानी बेकार हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता है। फिर भी वह मूर्ति की एक प्रति को सटीक रूप से डिजाइन करता है और उसका एक समान संस्करण बनाता है। फिर वो उस प्रति को एक प्रसिद्ध प्राचीन कलाकृति विक्रेता के पास ले जाता है। वो आदमी जानता है कि मूर्ति नकली है और जीहू के साथ व्यापार करने से इनकार कर देता है। हालांकि एक स्मार्ट जीहू उससे पूछता है कि क्या वो पहले भी नकली कलाकृति बेच चुका है। अगर वो चाहता तो जीहू आसानी से विक्रेता के काम करने के भ्रष्ट तरीके को साबित कर सकता था, इसलिए उस आदमी के पास मूर्ति खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जीहू का साथी अपराध में उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है गोइन। वो एक मैकेनिक और विशेषज्ञ है अंतिम डकैती के बाद सबसे सरल वस्तुओं से विस्फोट बनाने में। वो अब नकली बिल बनाने की योजना बना रहा है। वो एक अनूठा फॉर्मूला बनाने में सक्षम है जो नकली लेकिन समान बिलों को प्रिंट करता है। हालांकि जब ये योजना शराब के संपर्क में आती है तो प्रिंट खराब हो जाता है। काम दोनों ने कुछ और लक्ष्य करने का फैसला किया, एक आभूषण की दुकान जिसमें $3 मिलियन के हीरे संग्रहित हैं। ये कार्य विशेष रूप से कठिन है क्योंकि दुकान कड़ी सुरक्षा में है और हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। कैमरों को निष्क्रिय करने के लिए उन्हें एक कुशल हैकर की आवश्यकता है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। यह वो जगह है जहां जंग बी नाम का एक युवक आता है। अफवाह है कि जंग बी ने एक बार अपने साझेदारों को धोखा दिया था और उन्हें पैसे के लिए बेच दिया था। फिर भी गीहू और गुइन ने उसे कार्य सौंपने का फैसला किया क्योंकि वो व्यवसाय में सबसे अच्छा है। अगले जीहू के एक के साथ दोस्त बनाता है एक उन्हा नाम की महिला जो एक कला विशेषज्ञ है। वह उसे एक पेशेवर तारीख पर ले जाता है और उसके हार पर टिप्पणी करता है जो उसके दिवंगत पिता से एक उपहार था। वे हार की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए एक आभूषण की दुकान में जाते हैं और यह पता चलता है कि छोटा हीरा एक संग्रहणीय है जो लायक है लाखों डॉलर। जब कोई नहीं देख रहा हो, जिहाक अपने सोफे के नीचे एक बैग सरकाता है और चला जाता है। वे हीरे की कीमत की पुष्टि करने के लिए एक दूसरी आभूषण की दुकान पर जाते हैं और डीलर से भी वही प्रतिक्रिया मिलती है। दुकान वही है जिसे जिहाक बेचने की योजना बना रहा है। रोब इसलिए वह सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, कमरों की संख्या और गार्डों की संख्या को याद रखता है। दिन के अंत में वो मूल्यांकन करता है कि उन्हें डकैती के दिन 10 मिनट से कम समय में डकैती को पूरा करना होगा। वह सूटकेस जिसे जीहू ने छोड़ा था दुकान में पहले विस्फोट हुआ जिससे गार्डों का ध्यान भंग हो गया। जंग बे ने कार्रवाई की और जियो और गुइन की दुकान में प्रवेश करने से पहले सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया। जंग बी ने अलार्म सिस्टम को भी बंद कर दिया जिससे जी हक को गार्डों को सूचित किए बिना तिजोरी को छूने की अनुमति मिल गई, जिससे एक समस्या उत्पन्न हो गई जब गार्ड्स अपनी अपेक्षा से अधिक जल्दी लौटते हैं, लेकिन गुआन उनका ध्यान भंग करके उन्हें विचलित कर देता है। इस बीच कार की खिड़की से जियो हीरे को अपने हाथ में ले लेता है और उन्हें छीन लेता है। तीनों कार में फिर से मिलते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। अगले दिन चोरी किए गए हीरो का मालिक चो क्रोधित होता है, लेकिन साथ ही उन ठगों से प्रभावित होता है जो चोरी कर रहे हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी करने में सक्षम चो एक करोड़पति व्यवसायी और एक गैंगस्टर है। उसने आज जहां वो है वहां तक पहुंचने के लिए कई लोगों की हत्या की है और वो जल्द ही पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा है। हाल ही में उसने अपने अकाउंटेंट को उसके साथ धोखा करने की कोशिश करने के लिए जमीन पर पटक दिया। चो वो अपनी खुद की डकैती की योजना भी बना रहा है और इसके लिए उसे कुछ कुशल ठगों की जरूरत है। उसने पिछले महीने कई सेफ क्रैकर्स और पिक लॉक्स का अपहरण और परीक्षण किया है। हालांकि अभी तक कोई भी उसके मानक पर खरा नहीं उतरा है। अब उसे पता है कि एक कुशल ठग कहीं बाहर है। वह अपने लोगों को यह पता लगाने के लिए कहने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता कि हीरे किसने चुराए हैं। वो चोरों को पकड़ना नहीं चाहता है, बल्कि उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए एक बेहतर काम देना चाहता है। उसके आदमी शहर के हर हीरा व्यापारी पर नजर रखते हैं और जल्द ही जिहाक और उसके ठिकाने के बारे में पता चलता है। चो समूह से मिलता है और उन्हें एक प्रस्ताव देता है 5% कमीशन प्रत्येक अगर वे उसे एक डकैती के साथ मदद करने के लिए सहमत हैं। अगर वे उन तीनों के प्रियजनों को उपकृत नहीं करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। जिहाक को पता चलता है कि चो सोचता है कि इयान उसकी प्रेमिका है, लेकिन वह उन्हें सही करने की जहमत नहीं उठाता है। अंत में वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। उसके बाद चो उन्हें बताता है कि उसके पास $150 मिलियन का काला धन और नकदी है जिसे एक सीमा शुल्क के माध्यम से कोरिया में आयात किया जा रहा है। ये कोरिया में सभी आयातों के लिए प्राथमिक बिंदु है और
सबसे अच्छी सुरक्षा प्रणालियों के साथ इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है। एशिया भर में नकदी के साथ साथ चो खाद्य कूपन भी आयात कर रहा है जो पूरी तरह से कानूनी है। वो चाहता है कि तीनों कूपन को कवर के रूप में उपयोग करे और काले धन को सीमा शुल्क से बाहर लाए। टीम सहमत हो जाती है और एक विस्तृत योजना तैयार करना शुरू कर देती है, क्योंकि यह बड़ा है किसी भी डकैती की तुलना में अधिक जो उन्होंने कभी किया है। जबकि हर कोई व्यस्त है, चो एक निजी बैठक के लिए जोंग बे को बुलाता है और उसे जी हक और गुएन पर नजर रखने के लिए बहुत सारे पैसे देता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि दोनों उसके साथ धोखा न करें। इस बीच पुलिस अभी भी हीरा लुटेरों की तलाश कर रही है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जीहू ही वह व्यक्ति था जिसने पास की ज्वेलरी स्टोर में विस्फोटक लाया था, जिसने ध्यान भटकाने का काम किया था। वे जीहू के घर गए और अगली डकैती के बारे में योजनाओं और डेटा से भरा एक कमरा पाया। ये वास्तव में जीहू की लापरवाही है। ये सब खुले में छोड़ दें, लेकिन पुलिस इसका पूरा फायदा उठाती है और महसूस करती है कि वो और चो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। डीडी से एक दिन पहले जियो और गुइन बंदरगाह पर जाते हैं और ध्यान भटकाने के लिए एक विस्फोटक स्थापित करते हैं और डिवाइस जो जोंग बे को बंदरगाह सुरक्षा प्रणाली को हैक करने में मदद करेगी। द हिराट में लौटने पर जियो गू को बताता है कि वह चो को धोखा देने और कूपन डिलीवरी पते को अपने पते में बदलकर सारा पैसा हड़पने की योजना बना रहा है। हालांकि जोंग बे उन्हें योजना पर चर्चा करते हुए सुनता है और बताता है चो बाद में जीहू से भिड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अभी भी डकैती के लिए उसकी जरूरत है। अगले दृश्य में हम यानहा की आर्ट गैलरी के बाहर जीहू को उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसने उसके संदेशों या कॉल का जवाब नहीं दिया है। जब वो बात करने से इनकार करते हुए उन्होंने बताया कि वो एक छात्र है उसके दिवंगत पिता। फिर हम उस मास्टर कॉर्न आर्टिस्ट से मिलते हैं जिसने जीहा को अपराध की दुनिया में लाया था। मिस्टर ओ को अपने जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें एहसास हुआ कि वह चोर बनना बंद करना चाहते हैं और एक ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं। हालांकि उसी दिन उन्होंने उसे उसके व्यापारिक साझेदार ने ही मार डाला और कोई नहीं बल्कि चो यानहा अब जीव पर विश्वास नहीं करता और चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उसे चो के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है ताकि वे जी हक को नियंत्रण में रख सके। अंततः डकैती का दिन आता है और हर कोई प्रवेश करने में सफल हो जाता है। योजनानुसार अपने अपने भेष में बंदरगाह पर पहुंचना। प्रारंभिक चाल तब शुरू होती है जब चो एक विस्फोट सेट करता है जो गार्डों को विचलित करता है और उन्हें उसी समय भ्रमित करता है। जोंग बे अपने कौशल का उपयोग करके सुरक्षा के मुख्य फ्रेम को हैक कर देता है और ऐसा दिखाता है कि यह विस्फोट के कारण हुआ था। अधिकारियों के लिए यह एक छोटी सी समस्या है जिसे 40 मिनट में हल कर लिया जाएगा। इससे जियो और गुइन को अपना मिशन पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। वे सुरक्षित कमरे में जाते हैं जहां जहां तिजोरी को खोलता है। वे अंततः पैसों के एक बड़े ढेर के सामने खड़े होते हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इससे मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे ट्रक में पैसे भरने और अदला बदली करने लगते हैं। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और विस्फोट के बारे में पता चलने पर वे बंदरगाह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण जियो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है इससे पहले कि वो पैसे लेकर भाग जाए। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए जियो सीमा शुल्क कार्यालय में पैसे बदलने के लिए जाता है। सीएच का पता उसके पास जाता है जैसा उसने योजना बनाई थी, लेकिन जोंग बे से उसकी योजना के बारे में पता चलने के बाद चो आसानी से उसे रोकने में सक्षम होता है। वो जीहू को बंदूक की नोक पर रखता है और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आग्रह करता है। जब जीहू मना कर देता है तो उसे यान दिखाया जाता है। हाकी जान बचाने के लिए उसका हार छीनने के बाद उसे अनिच्छा से स्वाट टीम के सामने जाना पड़ता है और गिरफ्तारी से ठीक पहले आत्मसमर्पण करना पड़ता है। वह पानी में कूद जाता है और इस प्रक्रिया में उसे गोली लग जाती है। इसके अलावा उसके हाथ में रखा विस्फोटक भी फट जाता है, जिससे उसकी मौत सुनिश्चित हो जाती है। जब गोइन को पता चलता है कि उसके पिता ने उसे मार डाला है, इस बारे में वह तबाह हो गया है। लेकिन दूसरी ओर जंग बे खुश है कि उन्हें पैसे का अपना हिस्सा रखने को मिला है। वो और गो एक विवाद में पड़ जाते हैं जो तब समाप्त होता है जब जंग बी गो को चाकू मार देता है और उसे अंततः कंटेनर जहाज में मरने के लिए छोड़ देता है। चो तक पहुंचता है, लेकिन जब वो इसे खोलता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यह पैसे से नहीं बल्कि कूपन से भरा है, क्योंकि वो ये सोचकर अपना दिमाग खो देता है कि पैसा कहाँ गया। उसे जियो का फोन आता है जो स्वस्थ और जीवित निकलता है और तब पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत से जियो ने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। श्रेयो की हत्या के लिए चो को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उसने जो कलाकृति चुराई थी और उसे नकली से बदल दिया था, उसके अंदर एक माइक्रोफोन था। वो जानता था कि चो डीले का नियमित ग्राहक था। किस्मत ने जीहू के पक्ष में काम किया और चो ने नीलामी में कलाकृति खरीद ली। फिर उसने चो को एक सुरक्षित हैकर की तलाश के बारे में पता चला और उसने हीरे चुराने का फैसला किया ताकि वो इस समय उसकी नजर में आ सके। जब चो को लगा कि वह जीहू का पीछा कर रहा है तो ये जीहू ही था जो उसके लिए सुराग छोड़ रहा था। जोंग बे भी पूरे समय समूह के साथ था और चो की तरफ होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। स्वॉट टीम जो बंदरगाह में जीहक को गिरफ्तार करने वाली थी, वे उसके अपने लोग थे और गोली भी नकली थी। उन्होंने बाद में गो को बचाया जहां वह मृत होने का नाटक कर रहा था। अंत में चो के पास पैसे नहीं है और जीहक ने पुलिस को बुला लिया है। कॉल की तुरंत बाद ठिकाने पर छापा मारा जाता है और चो के आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए पुलिस से लड़ना शुरू कर देते हैं।
जब हर कोई विचलित होता है, जोंग भी यान्हा को बचाता है और उसे खतरे से दूर ले आता है। जो देखता है कि अराजकता की योजना बदल गई है और कुछ घंटों बाद घटनास्थल से भाग जाता है। द हिडआउट में सब कुछ शांत हो गया क्योंकि कोई भी आसपास नहीं था। जी हो के लोग भोजन कूपन लेने के लिए आते हैं। भले ही यह बहुत अधिक मूल्य का नहीं है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कूपन वास्तव में वो पैसा है जिसे वे चुराने वाले थे। जब वे स्थानांतरित कर रहे थे बंदरगाह में पैसा, वे इसे नकली बिल प्रिंटर पर भी प्रिंट कर रहे थे, जिसे जू ने बहुत पहले बनाया था। जब एक बिल प्रिंटर के माध्यम से जाता है तो यह ऑक्सीकरण के कारण एक कूपन के रूप में निकलता है, लेकिन शराब के साथ इलाज करने पर पैसे में बदल जाएगा। क्योंकि जो ने नहीं किया था, इस बारे में नहीं जानते हुए भी उन्होंने कूपन देखे और सोचा कि उन्होंने पैसे खो दिए हैं, जबकि यह पूरे समय उनके सामने था। अंतिम झटका के रूप में जियो, जो की कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे पुलिस के पास उनके ठिकाने पर छोड़ देता है। कूपन शराब में नहाए जाते हैं और पलट जाते हैं। घटना के बाद असली पैसे में जीहक कार्रवाई में लापता हो जाता है कुछ महीनों के लिए। फिर एक दिन यान्हा को उससे बहुत सारा पैसा मिलता है, जिसे उसने वादा किया था कि वह उसे दुबई में एक आर्ट गैलरी शुरू करने के लिए देगा। यान्हा ने पैसे का इस्तेमाल वैसे ही किया जैसा उसने बहुत पहले चाहा था। दुबई की अपनी यात्रा पर उसने अपने हार को भी देखा एक संग्रहालय में, जिसे उसने तब खो दिया था जब उसका अपहरण कर लिया गया था। अचानक जीहक उसके पीछे दिखाई देता है और फिल्म समाप्त होती है क्योंकि दोनों फिर से मिलते हैं। धन्यवाद 9 रिकैप्स देखने के लिए। हमारे लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।